GMOs, modern biotechnology and food security. This is our today's topic. जी, सबसे पहले भी मैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्यों हमें GMOs की ज़रूरत है या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हमें कैसे हेल्प आउट कर सकती है फूड सिक्योरिटी के रिलेटेड जो इश्यूज हैं। इससे पहले हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से एक टॉपिक पढ़ चुके हैं और हमने देखा कि 1960s में एक फियर फील किया गया स्पेशली इन एशियन कंट्रीज कि पॉपुलेशन जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है और उसके लिए हम इतने रिसोर्सेज नहीं रखते कि उसको फीड कर सकें। इसके रिस्पॉन्स में कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो आगे आए और उनकी एफर्ट्स के नतीजे में हमने देखा कि जो उस वक्त का एग्रीकल्चरल सिस्टम था उसकी रेनोवेशन की गई और उसके नतीजे में यील्ड जो है वो कई गुना बढ़ गई और ग्रीन रेवोल्यूशन के तकरीबन 20-30 साल लोगों ने उसका काफी अच्छा बेनिफिट उठाया। तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे कोई प्रॉब्लम इमर्ज होती है उसी हिसाब से फिर उसके सोल्यूशन जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी जो है उसको रिस्पॉन्ड करती है। तो अब इसके बैकग्राउंड में हम देखें बायोटेक्नोलॉजी में तो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो बेनिफिट हमें मिला था वो वक्त के साथ साथ कम होने लगा जबकि पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। तो इस कनेक्शन में अगर देखा जाए तो अब जो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एक बहुत बड़ी होप है कि फ्यूचर में बगैर किसी इजाफी कल्टीवेटेड कल्चरेबल एरिया के बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक को यूज करते हुए हम प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो लेट्स सी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड देन वी विल डिस्कस द रोल ऑफ biotechnology. We will see the positive role as well as we will see the risk associated with the biotechnology, and lastly we will conclude. Small scale farmers in developing countries are facing many problems and constraints in food and agriculture. So this is the general statement. ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं वहाँ के फार्मर्स जो हैं वो भी हमें खुशहाल नजर आते हैं, जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या पुअर कंट्रीज हैं वहाँ की जो फार्मिंग कम्युनिटी है वो हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करती नजर आती है। वो प्रॉब्लम्स हैं क्या? फर्स्ट वन इज प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट क्रॉप लॉसेस। प्री हार्वेस्ट कहते हैं हार्वेस्टिंग से पहले, जैसे खेतों के अंदर क्रॉप्स जो है उसको डैमेज हो जाना, चाहे वो इंसेक्ट का अटैक है, चाहे कोई आंधी तूफान आई है और उसकी वजह से शैटरिंग हो गई है, दाने नीचे गिर गए हैं, क्रॉप नीचे गिर गई है। और पोस्ट हार्वेस्ट क्या है? हार्वेस्टिंग के बाद अगर हम स्टोरेज कंडीशंस हमारे पास ऑप्टिमम नहीं है तो उससे भी प्रोड्यूस या उसके लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं। और रफली अगर हम बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज में तकरीबन 15 to 20% तक पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस चले जाते हैं इन केस ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस, यानी जो ग्रेन्स वाली क्रॉप्स हैं। और अगर हम पेरिशेबल कमोडिटीज की बात करें जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दूध, गोश्त, इस तरह की चीजें हैं तो ये तकरीबन 40 to 50% तक चले जाते हैं। मीन्स कि अगर हम प्रोड्यूस की हैंडलिंग और स्टोरेज को बेहतर कर लें तो अल्टीमेटली हम तकरीबन निसफ के करीब जो हमारी प्रोड्यूस ज़ाया हो रही है उसको बचा सकते हैं। तो पहले नंबर पे प्रॉब्लम क्या है अभी? हाई प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। These can be due to insects, diseases, weeds, drought. ड्राउट क्या होता है कि जब बारिशें कम हो और फसल को लगाने के लिए पानी कम अवेलेबल हो तो अल्टीमेटली जो यील्ड है वो मुतासर होती है। सो दीज रिजल्ट्स इन लो
एंड फ्लक्चुएटिंग यील्ड। इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से नंबर 1 तो ये है कि यील्ड कम होती है, नंबर 2 फ्लक्चुएटिंग होती है, किसी साल बेहतर होगी किसी साल कम होगी, as well as risk and fluctuations in income and food availability. डेफिनेटली जब यील्ड कम होगी तो उसी हिसाब से फूड की अवेलेबिलिटी भी कम होगी और इनकम भी उसी हिसाब से कम जनरेट होगी। अगर किसी साथ बम्पर क्रॉप होती है तो उसको सेल आउट करके किसान जो है वो बेहतर पैसे कमा सकता है। तो अगर मुस्तकिल इनकम ना हो, स्टेबल इनकम ना हो, इनकम के अंदर फ्लक्चुएशन हो, तो हम कभी भी क्लेम नहीं कर सकते कि जो लोग हैं उनकी लाइवलीहुड जो है वो बेहतर रहेगी। नंबर 2, लो यील्ड, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम लास्ट लेक्चर्स में इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि जो एडवांस कंट्रीज के फार्मर्स हैं वो कई कई गुना ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एक सीजन के अंदर मल्टीपल क्रॉप्स लेते हैं। और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर अगर देखा जाए तो यील्ड का एक बहुत बड़ा गैप नजर आता है। इवन यहाँ के जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो भी अच्छी खासी यील्ड ले रहे हैं और उसकी रीजन क्या होती है कि वो टाइमली इनपुट डालते हैं, टाइमली इरिगेशन लगाते हैं, टाइम पे फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं। अगर इंसेक्ट पेस्ट का अटैक हो जाए तो उसका वो पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं और सीड जो है वो क्वालिटी का ग्रो करते हैं। जब फसल हार्वेस्टिंग की बारी आती है तो उनके पास मैकेनाइज्ड मशीनें अवेलेबल हैं। इसके मुकाबले में जो स्मॉल स्केल फार्मर है, चंद एकरेज जिसका रकबा है, उसको ना तो टाइम पे सीड मिलता है, ना टाइम पे इनपुट्स मिलती हैं, और अगर फसल हो जाए तो वो टाइम पे फसल को हैंडल नहीं कर पाता और फिर हैंडलिंग प्रॉपर ना होने की वजह से उसके पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। So low yield due to low soil fertility because they do not have sufficient inputs in the form of fertilizers to replenish the fertility of soil and lack of access to reasonably priced plant nutrients along with acid, salinated and waterlogged soil. एक तो उनकी जमीन की फर्टिलिटी कम है कि वो इनपुट नहीं डालते उसके अंदर प्रॉपरली, और इसके साथ साथ जमीन के मसले मसाइल शुरू हो चुके हैं। एसिडिक सॉइल्स हैं, सलाइन सॉइल्स हैं और ऐसी जमीनें हैं कि जहाँ पे वाटर टेबल जो है वो ऊपर आ चुका है। अब ये जमीन इस तरह के जो अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स वाली है, यहाँ पे फसल को ग्रो करना बहुत मुश्किल होगा या हम उतनी यील्ड नहीं ले पाते। अब इसके नतीजे में बाज दफा फार्मर्स दे आर फोर्स्ड टू क्लियर फॉरेस्ट और फार्म एवर मोर मार्जिनल लैंड्स टू कल्टीवेट क्रॉप्स। तो जब उनकी पूरी नहीं पड़ती यील्ड, वो उतनी नहीं ले पाते, तो फिर वो मजीद ज़मीन जो है ना उसको जंगलात वगैरह से क्लियर करके उसको कल्टीवेट करना शुरू कर देते हैं। और ये वाली ज़मीन जो है ये पहले ही मार्जिनल क्वालिटी की होती है। एक तो इससे क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि बायोडाइवर्सिटी कम होती जा रही है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है ना, इस पे आजकल बड़ा एम्फेसाइज किया जा रहा है कि आप फसलें भी ग्रो करें लेकिन इकोसिस्टम को भी ज्यादा डिस्टर्ब ना होने दें। तो भाई अभी तक हमने 2 प्रॉब्लम्स का आपके साथ जिक्र किया है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में मेजॉरिटी ऑफ द किसान जो उनको फेस करना पड़ती हैं, जिसमें नंबर 1 प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं, नंबर 2 पुअर या लो यील्ड है। तीसरे नंबर पे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर या इनकी एक्सेस टू मार्केट्स जो है ना वो भी बहुत कम है। So poor infrastructure and poorly functioning markets for inputs and outputs together with lack of access to credit and technical assistance further add to impediments faced by the farmers. और रही सही कसर कहाँ निकल जाती है कि अगर कोई थोड़ी बहुत फसल पैदा भी हो गई है
तो वो उसको सेल आउट नहीं कर पाते, वो मार्केट तक उनकी एक्सेस बहुत लिमिटेड है, या उन मार्केट्स तक उनकी रसाई है जहाँ पे प्राइसेस जो है ना वो उनको अच्छी नहीं मिलती। ठीक है, तो डेफिनेटली जो प्रोग्रेसिव फार्मर है, जो एडवांस्ड फार्मर है, वो इन चीज़ों का बेनिफिट उठा लेता है। Farmers and other rural and urban poor people suffer from food insecurity and poor nutrition caused in large measure by poverty and lack of nutritional balance in the diet due to affordability. चौथे नंबर पे क्या नुकसान हो रहा है उन फार्मर्स को कि नंबर एक तो उनकी फूड इतनी अवेलेबल नहीं उनको कि वो पेट भर के खा सकें, फूड सिक्योरिटी का इशू है उनको, अराउंड द ईयर उनको फूड स्टफ अवेलेबल नहीं है, और जब उनको वैरायटी और बैलेंस्ड अमाउंट में फूड अवेलेबल नहीं है तो उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होना शुरू हो जाती हैं, उनकी हेल्थ जो है वो पुअर होना शुरू हो जाती है, और पुअर हेल्थ के साथ फार्मर जो है वो मजीद बेहतर प्रोडक्शन नहीं ले सकता। अल्टीमेटली अगर हम देखें तो इस वक्त दुनिया में 1.2 अरब के करीब लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी जिंदगी गुजार रहे हैं, और बिलो पॉवर्टी से मुराद क्या है कि जिनकी इनकम लेस देन $1 पर डे है, इक्वल या लेस देन $1 पर डे। अब एक बंदा 150-160 के करीब अगर वो एक दिन में कमाता है, और अगर वो बाहर से खाना वगैरह खाए तो कम से कम हो सकता है इसमें वो खाना भी ना 3 वक्त तक खा सके, लेकिन मेजॉरिटी फार्मर्स की ऐसी है कि उनको अपने घर वालों की लाइवलीहुड भी उसी में से ड्राइव करनी है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि माल न्यूट्रिशन जो है ना फिर वो ख़त्म करना बड़ी मुश्किल हो जाती है, पॉवर्टी ख़त्म करना बड़ी मुश्किल हो जाती है कि जब तक हम अपनी इनकम इंक्रीज नहीं कर सकते। अराउंड 800 million people they are food insecure, and around 160 million preschool children, the children which they have not started going to school, they are suffering from energy protein malnutrition, which results in the death of over 5 million children under the age of 5 each year. तो तकरीबन ये 50 लाख के करीब बच्चे जो हैं वो हर साल उनकी डेथ हो जाती है, वो अपनी 5वीं बर्थडे नहीं देख पाते, और जो बच जाते हैं उनका वेट कम है, जिनको हम अंडरवेट बोलते हैं, उनका कद छोटा है भाई, जिसको हम स्टंटेड कहते हैं, और वो वेस्टेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनके मसल्स जो हैं वो वेस्ट हो चुके हैं। तो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द चिल्ड्रन अगर हम कहें तो वो अंडरवेट है, और इसी तरह हाई प्रोपोर्शन जो है वो स्टंटेड और वेस्टेड बच्चों का पाया जाता है। A much larger number of people suffer from deficiencies of micronutrients such as iron and vitamin A. आयरन भाई दुनिया में सबसे ज्यादा जिसकी डेफिशिएंसी पाई जाती है ना न्यूट्रिएंट्स में से वो आयरन है। अराउंड 2 बिलियन पीपल, यू कैन से 1 out of every 3 इज अनीमिक। अनीमिक किसको हम बोलते हैं? जिसका लो आयरन लेवल हो, यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। Food insecurity and malnutrition results in serious public health problems and lost human potential in developing countries. अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अराउंड 38-40% फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन है हमारी, अकॉर्डिंग टू नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे ऑफ 2018। और कितना नुकसान पहुंचा रही है हमें माल न्यूट्रिशन? अराउंड 3 to 4% ऑफ द GDP, जो कि तकरीबन 1000+ अरब जो है ना वो हमारा नुकसान इस वजह से हो रहा है कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो माल नौरिश्ड है। और ये बिल्कुल उतना ही नुकसान है जितना चंद साल पहले आपने देखा है कि लोड शेडिंग जो है वो कंट्री के अंदर ज्यादा प्रेवलेंट थी, उसके नतीजे में इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी।
Most rural people depend directly and indirectly on agriculture for their livelihood. हम एक स्टेटमेंट बोलते होते हैं कि पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है हमारी वो इस सिंगल प्रोफेशन के साथ अटैच है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. Poor people in rural and urban areas spend as much as 50 to 70% of their income on food. अब यहाँ पे आप कंपैरिजन करें किसी डेवलप्ड कंट्रीज के साथ, लाइक यूएसए, only 7% of their total income is spent on food. 93% इनकम उनके पास बच जाती है बाकी एक्टिविटीज के लिए, और हमारी पॉपुलेशन जो है उसकी 50 to 70% ऑफ द इनकम जो है वो सिर्फ खुराक पे लग जाती है. अब आप इमेजिन करें कि अगर कोई रेंट पे रहता है तो वो कहाँ से मैनेज करता होगा. अगर बच्चे जो हैं वो स्कूल गोइंग हैं तो उनकी फी और बाकी सिस्टम कैसे चलते होंगे, हेल्थ पे कितने ज्यादा एक्सपेंडिचर्स बचते होंगे लगाने के लिए. इट्स अ ह्यूज डिफरेंस. कहाँ पे एक कंट्री जो वो 7% के अंदर अपना खाना पीना लोग मैनेज कर लेते हैं, 7% ऑफ द टोटल इनकम, और कहाँ पे वो कंट्री के जिसका 50 to 70% ऑफ द इनकम इज ओनली यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ फूड. Low productivity in agriculture is a major cause of poverty, food insecurity, and poor nutrition in low income developing countries. मेन भाई पॉवर्टी जो है ना, इसको जुम्मेदार समझा जाता है हर चीज का. Productivity gains are essential not only for economic growth and poverty alleviation, but to assure that food supplies remain adequate for a growing world population. तो प्रोडक्टिविटी गेन्स जब तक हम हासिल नहीं करते तब तक पॉवर्टी को खत्म करना बहुत मुश्किल है. According to United Nations projections, world population will increase by 25% to 7.5 billion in 2020. और ये भाई हम इस ड्यूरेशन को पास कर चुके हैं और दुनिया की आबादी जो है वो 7.5 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है. लेकिन इसमें हैरानी वाली बात क्या है कि 97% ऑफ दिस इंक्रीज इन पॉपुलेशन अगेन टुक प्लेस इन डेवलपिंग कंट्रीज. यानी दोबारा तकरीबन 73 मिलियन के करीब लोग जो है ना वो उन कंट्रीज की पॉपुलेशन में ऐड हो गए हैं जो पहले ही जो है ना रिसोर्स में लोअर साइड पे हैं, जिनकी इनकम जो है वो पहले ही कम है, जहाँ पे पॉवर्टी जो है वो ऑलरेडी लो लेवल पे है. तो इसका मतलब है कि वहाँ पे गुर्बत बढ़ने के मजीद चांसेस हैं. तो सबसे बेहतर पहले नंबर पे क्या चीज़ आनी चाहिए कि हमें अपनी पॉपुलेशन जो है ना उसको कंट्रोल करना चाहिए. फिर उस पॉपुलेशन के हिसाब से हमें अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना चाहिए. अदरवाइज ये जो यूरोपियन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, ये सिर्फ इस चीज़ का बेनिफिट ले रहे हैं कि इनकी पॉपुलेशन कम है और इनके रिसोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा हैं, जबकि अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, स्पेशली जो साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे आप देखें तो पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जबकि रिसोर्सेज जो है ना उनकी एक्सप्लॉयटेशन उस लेवल पे नहीं की जा रही. तो ये भाई कुछ प्रॉब्लम्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं. अब इन प्रॉब्लम्स के नतीजे में डेफिनेटली पॉवर्टी इसी तरह एग्जिस्ट करेगी, फूड इनसिक्योरिटी के चैलेंजेस जो हम इसी तरह एग्जिस्ट करेंगे. व्हाट विल बी द सोल्यूशन? सोल्यूशन की आज हम बात करेंगे एक और टेक्निक की, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स. इसको हम जीएमओस भी बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. So genetic modification involves moving genetic material from the cell of one organism to those of another, be they related or unrelated. जेनेटिक मॉडिफिकेशन एक ऐसी टेक्निक है ब्रीडिंग के अंदर कि जिसमें हम एक सेल का जेनेटिक मटेरियल निकाल के किसी दूसरे सेल में डाल देते हैं.
वो सेल रिलेटेड भी हो सकते हैं और आपस में डिफरेंट भी हो सकते हैं। A genetically modified organism is an organism whose genetic material has been altered. And how it has been altered? By using genetic engineering techniques like recombinant DNA technology uses DNA molecules from different sources in order to combine them into one molecule to create a new set of genes. And this technique was used first time in 1980. 1980s में इस टेक्निक को यूज किया गया और कमर्शियल लेवल पे जो है ना वो क्रॉप्स की प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो वो 1996 में शुरू हुई, यानी लैब स्केल पे स्मॉल लेवल पे इस पे काम होता रहा। तकरीबन 15-16 साल गुजरने के बाद इसकी कमर्शियल एप्लीकेशन जो है वो हमें नजर आई। अब इस वक्त हम देखें तो सारी क्रॉप्स जो हैं वो जीएमओज अवेलेबल नहीं है, मतलब कि ये टेक्नोलॉजी अभी चंद क्रॉप्स के ऊपर ट्राई की गई है और ना ही सारे कंट्रीज जो हैं वो दुनिया के जीएमओज प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब कि कुछ कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट कर लिया और कुछ जो है वो अभी इसको अच्छा नहीं समझते। इसलिए लेबलिंग जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन क्रॉप्स को मार्केट में सेल करने के लिए लेबलिंग रिक्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। तो 4 क्रॉप्स पे जो दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रो की जा रही हैं उनमें नंबर 1 सोयाबीन है। अराउंड 62% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन सोयाबीन की इस वक्त जो है वो जीएमओ। मेज 19%, कॉटन 13% एंड ऑयल सीड 5%। इस वक्त सबसे ज्यादा जो है वो जीएमओस वो सोयाबीन, मेज, कॉटन एंड ऑयल सीड क्रॉप्स हैं। 2002 का डाटा भी अगर हम देखें तो 1996 से सफर शुरू हुआ और 2002 में बर्तानिया से तकरीबन डबल एरिया जो है ना वो जीएमओस के अंडर कल्टीवेट हो चुका था, अराउंड 58.7 मिलियन हेक्टेयर्स। और इसमें तकरीबन 6 मिलियन फार्मर्स जो हैं वो उन्होंने इसको ग्रो किया और ये 16 कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, जिनमें 7 डेवलप्ड कंट्रीज हैं और 9 डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान। 70% of these farmers coming from the developing world। क्योंकि मसला भी यहाँ पे है, यहाँ पे हम यील्ड जो है वो ज्यादा लेना चाहते हैं पॉपुलेशन की ग्रोथ के हिसाब से। ये मैप जो है वो आपको डिफरेंट कंट्रीज के नाम आप यहाँ से देख सकते हैं। अदर देन दिस मे बी आपको जरूरत नहीं है इसमें से। तो इसमें हम देखें तो कोलंबिया, मैक्सिको, यूएसए, कनाडा, पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया, चाइना, इंडिया, फिलिपाइन, इजिप्ट। इजिप्ट भी बीटी काटन में बड़ा भाई फेमस है। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। पाकिस्तान में भी बीटी काटन जो है उसको ट्राई किया जा चुका है अभी। तो ये मेजर कंट्रीज हैं जो जीएमओस को कल्टीवेट करते हैं। According to United Nations, worldwide more than 900 million people are undernourished। ये आप देख सकते हैं इसमें, ये 1992 से लेके और 2003 और 5 तक अगर देखें तो ये आपको एक स्टडी टाइप का लेवल नजर आ रहा है। अराउंड 800 प्लस million people they are undernourished, but this situation is expected to worse by 2050। क्योंकि इसमें आप देखें तो ये नंबर जो है वो 2007 के बाद आपको एक्सेलरेटेड फॉर्म में नजर आ रहा है। When the world population will increase by 50% and the world cultivable land will decrease by 50%, placing new pressure on the global agriculture। आप फ्यूचर की प्रोजेक्शन देखें तो वो बड़ी खतरनाक नजर आ रही है। 2050 में
दुनिया की आबादी के अंदर 50% इंक्रीज जो है वो प्रोजेक्टेड है, और 50% इंक्रीज के साथ साथ 50% रिडक्शन इन कल्चरेबल एरिया जो है ना वो नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, सीधा साधा, कि मजीद जो है ना वो प्रेशर बढ़ेगा एग्रीकल्चर के ऊपर। अब ये सिचुएशन डिमांड करती है कि हमें कुछ ऐसे सॉल्यूशंस की तरफ जाना होगा कि जिसमें हमें कल्चरेबल एरिया की ज़रूरत भी ज़्यादा ना रहे और प्रोडक्शन जो वो भी बढ़ जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में बायोटेक्नोलॉजी जो है ना वो बड़ी होप नज़र आ रही है। तो बायोटेक्नोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी अगर हम बात करें तो पहले ऑलमोस्ट डेफिनेशन जब आप बार बार पढ़ चुके हैं। फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट when all people at all times have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. तो फूड सिक्योरिटी कब एग्जिस्ट करती है, जब राउंड द ईयर लोगों को खाने पीने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में सेफ और न्यूट्रिशियस फूड जो है वो अवेलेबल हो। और अवेलेबिलिटी में चाहे वो फिजिकल एक्सेसिबिलिटी हो, यानी वो खुद प्रोड्यूसर हो, और अगर खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो फिर उनके पास इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए कि वो उसको परचेज कर सकें, ताकि वो अपना एक्टिव और हेल्दी लाइफ जो है उसको गुजार सकें। फूड सिक्योरिटी इंक्लूड्स एट अ मिनिमम the ready availability of nutritionally adequate and safe food and an ensured ability to acquire acceptable foods in socially acceptable ways. Many global organizations have acknowledged the potential of biotechnology to address food insecurity. यहाँ पे मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का हवाला दूंगा, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस का, जो बायोटेक्नोलॉजी को फ्यूचर में फूड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ी होप देख रहे हैं। According to WHO, World Health Organization, the application of modern biotechnology in food and agriculture has the potential to reduce some problems associated with food insecurity. WHO के मुताबिक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है, इसको अगर फूड और एग्रीकल्चर के ऊपर अप्लाई किया जाए तो उम्मीद नजर आ रही है कि फूड इनसिक्योरिटी के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को टैकल किया जा सकता है। इसी तरह FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, according to them, biotechnology can contribute to meeting the challenges faced by poor farmers and developing countries. UN officials indicate agriculture biotechnology as a complementary tool to traditional farming methods that can help poor farmers and consumers and improve food security. तो FAO जो है ना वो कहता है कि भाई जो कन्वेंशनल फार्मिंग है उसके साथ साथ अगर बायोटेक्नोलॉजी को भी साथ लेके चला जाए तो जो गरीब किसान हैं और गरीब कंट्रीज हैं उनके काफी हद तक जो चैलेंजेस हैं उनको कम किया जा सकता है। They recognize that biotechnology can play an important role in fighting food insecurity. लेकिन कैसे बायोटेक्नोलॉजी जो है वो फूड इनसिक्योरिटी को कम कर सकती है? सो नंबर 1, बाय एक्सपेंडिंग एंड एनहांसिंग द ग्लोबल फूड सप्लाई। इसको हम कहते हैं प्रोडक्टिव साइड, यानी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से फूड की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, अल्टीमेटली ग्लोबल सप्लाई बढ़ जाएगी। और सेकंड, बाय डिक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस वक्त जो पर एकड़ फसल प्रोड्यूस करने पे जो कास्ट आ रही है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट
by using biotechnology along with conventional farming, we can reduce the cost of production. लेकिन ये कैसे मुमकिन है? By reducing the cost of inputs. Inputs में फर्टिलाइजर, यानी अगर हम ऐसी वैरायटीज डेवलप कर लें कि जो लेस फर्टिलाइजर को ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो, जो ड्राउट रेजिस्टेंट हो, जो इंसेक्ट पेस्ट के रेजिस्टेंट हो, अल्टीमेटली हमें कम इनपुट्स के साथ ज्यादा प्रोडक्शन होने के चांसेस हैं। तो ये भाई 2 पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं कि बायोटेक्नोलॉजी 2 तरह से हमें हेल्प आउट कर सकती है। नंबर 1 बाय एक्सपेंडिंग फूड अवेलेबिलिटी, एंड नंबर 2 बाय डिक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। Improving the economies of poor rural communities and food access. 50% of the world's poorest people are small and resource poor farmers, and another 20% are rural landless, यानी जिनकी जमीन तक नहीं है। 50% ऐसे हैं कि जो गरीब तरीन लोग हैं वो किसान हैं, और 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी जमीन तक नहीं है, completely depend on agriculture for their livelihoods. Thus, increasing income of small and resource poor farmers contributes directly to the poverty alleviation of a large majority of the world poor people. तो ये 70% पॉपुलेशन जो है ना, ये वाहिद टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर तरक्की करने से 70% पॉपुलेशन जो है ना उनकी जिंदगी बेहतर होने के चांसेस हैं। अब हम बात करेंगे भाई बायोटेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स के हैं, और बेनिफिट्स के बाद हम रिस्क पे जाएंगे। तो हर चीज के प्लस माइनस होते हैं, तो पहले हम बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। एवेल्यूएशन of genetically improved crops needs to be increased in developing countries. At present, about 90% of the field testing occurs in industrialized countries. पहला तो इस चीज पे जोर दिया जा रहा है कि पहले बेशतर इसके कि हम इसके फायदे नुकसान देख सकें, हमें इसकी जो असेसमेंट है, इसके जो बेनिफिट्स और रिस्क की जो असेसमेंट है वो डेवलपिंग कंट्रीज में भी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो 90% के करीब टेस्टिंग हुई है वो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज के अंदर हुई है। फील्ड टेस्टिंग के बगैर ये इम्पॉसिबल है कि हम इसके जो पोटेंशियल इफेक्ट्स हैं ऑन द इन्वायरमेंट एंड हेल्थ उनको देख सकें। अगर एक एरिया में फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में इसके बेनिफिट्स और जो रिस्क हैं उनको देखा ही नहीं गया फील्ड लेवल पे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये हमारे लिए यूजफुल टेक्नोलॉजी है। अभी तक क्या मसला है कि 90% के करीब जो भी टेस्टिंग हुई है, जो भी असेसमेंट हुई है, वो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर हुई है। इफ द अप्रोप्रिएट स्टेप्स आउटलाइन अबव आर नॉट टेकन, modern biotechnology could bypass poor people. Opportunities for reducing poverty, food insecurity, malnutrition, and natural resource degradation will be missed, and the productivity gap between developing and industrialized countries will widen. जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि इसका ज्यादा फायदा डेवलप्ड कंट्रीज को हुआ, उन फार्मर्स को हुआ जो एडवांस्ड लेवल पे टेक्नोलॉजी रखते थे। इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी के बारे में भी यही रिजर्वेशन पाई जाती है कि इसके अंदर जो हमें अभी बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं कि ये पॉवर्टी रिड्यूस करेगी, ये फूड इनसिक्योरिटी को खत्म कर सकती है, ये माल न्यूट्रिशन को जो है वो एड्रेस कर सकती है, और नेचुरल सोर्सेज की डिग्रेडेशन को रोक सकती है। ये सारे बेनिफिट्स मिस हो सकते हैं अगर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को गरीब कंट्रीज के ऊपर इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट ना किया गया। तो अगेन अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये बिग गन्स जो है ना, ये बेनिफिट उठा लेंगी,
और गरीब कंट्रीज जो है ना वो गरीब से गरीब तर हो जाएंगे। What are the potential benefits? So first benefit, increased productivity and yield. We are expecting that as a result of biotechnology, we can achieve productivity gains. और productivity gains जब हम करेंगे तो उससे we can feed majority of the population. अब ये productivity gains कैसे हो सकते हैं? डबल फसल कैसे हो सकती है, या डबल से ज्यादा फसल कैसे ली जा सकती है? By introducing resistance to pests and diseases without costly purchased inputs. कि हम ऐसी varieties जो हैं डेवलप करें कि जिनमें पेस्ट और डिजीजेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो, ताकि हमें कम से कम जो है ना वो इनपुट्स डालने पड़े इन द फॉर्म ऑफ पेस्टिसाइड्स। नंबर 1। नंबर 2, we want to heighten tolerance to adverse weather and soil conditions, aid the development of drought tolerant maize. ये एक एग्जांपल दी गई है, यानी एक ऐसी मेज की वैरायटी डेवलप की गई है कि जो ड्राउट को टॉलरेट कर लेती है, यानी टेम्पोररी अगर किसी वजह से पानी नहीं मिलता या बारिश नहीं होती तो वो कुछ अर्सा उसको टॉलरेट कर सकती है, बिकॉज इट हैज द रेजिस्टेंस, इट हैज द टॉलरेंस जीन्स। तो दूसरा फायदा हमें प्रोडक्टिविटी की सेंस में बढ़ सकती है कि हम जो फ्लक्चुएशन की वजह से यील्ड मुतासर होने के चांसेस थे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। Then we can improve the nutritional value of foods. We can produce iron rich foods. Golden rice is the example भाई, जिसमें विटामिन ए जो है वो राइस का ज्यादा किया गया है। इसी तरह ऐसा राइस प्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है जिसके अंदर आयरन का लेवल हाई हो। पाकिस्तान में एक वैरायटी प्रोड्यूस की गई है व्हीट की जिसको जिंक पोल कहते हैं, जिसमें जिंक का लेवल हाई है। नंबर 1। Number 3, we enhance the durability of products during harvesting and shipping. यानी जो शैटरिंग की वजह से जो लॉसेस होते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से लॉसेस होते हैं, जैसे टमाटो जो है वो बड़ा सेंसिटिव क्रॉप है, लेकिन अगर हम ऐसा टमाटो प्रोड्यूस कर लें जिसकी स्किन जो है वो इतनी हार्ड हो कि ये एक दूसरे की प्रेशर की वजह से इसकी प्रोड्यूस खराब ना हो, सो वी कैन एक्सटेंड दी शिपिंग टाइम ऑफ द प्रोड्यूस एज वेल। ये भी 4 बेनिफिट्स जो है ना वो हमें मिल सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के नतीजे में, जब हम डिफरेंट टाइप के करैक्टर्स जो हैं वो क्रॉप के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे।